हेलो स्कॉलर्स एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने मेटलर्जी की थोड़ी फील ली, समझा मेटलर्जी होता क्या है, कि क्यों प्लांट्स की नीड होती है, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का, राइट। उसके बाद हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल्स होते क्या हैं, कंपाउंड ऑफ मेटल्स इन अर्थ। उसके बाद से हमने ओर के बारे में पढ़ा कि वो मिनरल जिसमें जो मेटल का कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको हम ओर बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, गैंग के बारे में बात की। उसके बाद से हमने देखा कि कितने तरीके के हमारे ओर्स हो सकते हैं, नेटिव ओर्स, कंबाइंड ओर्स। बताओ याद आ रहा है क्या आपको? नेटिव ओर, कंबाइंड ओर, ठीक है। कंबाइंड ओर के बाद क्या बोला आपने? नेटिव ओर और कंबाइंड ओर। कंबाइंड ओर के मैंने 2 पार्ट बताया या 3 पार्ट बताया। क्या क्या था अपना? ऑक्सीडाइज्ड ओर और क्या था? हैलाइड ओर और सल्फाइड ओर। फिर इसमें मैंने 2 पार्ट बताया था आपको, ऑक्सीडाइज्ड में ऑक्साइड ओर और इसके बाद से ऑक्सोसॉर्ट्स, ठीक। ये और बता लिया था। उसके बाद से मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के बाद से मैंने आपको बताया था कि मेटल्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो एक पूरा का पूरा हमने आपको चार्ट बताया था। आई होप आपको सारे चीजें क्लियर होंगी। और वैसे भी आपको कोर्स के जो डीपीपी होती है वो आपको मिल जाएगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगा जब भी आपका ये लेक्चर डलेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपन आज। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स एग्जाम के लिए और आपकी स्टडी के लिए, दोबारा से रिवीजन के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सब लोग साथ में आ जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए अगले लेक्चर के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, मेटलर्जी। लेक्चर 2, मेटलर्जी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको रोड मैप दिया था कि मेटलर्जी कैसे कैसे करना है, और उसके बाद से उसका क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन के बाद मैंने क्या बताया था आपको कि हम कंसंट्रेशन को अलग अलग तरीके से करते हैं। उसके बाद से हम रिडक्शन की बात किए थे। तो रिडक्शन से पहले मैंने बोला था कि आप उसको पर्टिकुलर एक ऐसे फॉर्म में डालो जहां से रिडक्शन आसानी से है, तो ऑक्साइड फॉर्म में डालते थे, राइट। फिर रिडक्शन में हमने अलग अलग तरीके बताए थे, डिटेल में नहीं जाना, बस बताया था मैंने रिडक्शन के बारे में, कार्बन रिडक्शन, एल्युमिनियम रिडक्शन, ये सारी चीजें। फिर लास्ट में मैंने बताया था कि जब हमें और मिल गई, जो पर्टिकुलर मेटल मिल गया, तो उसका हमने क्या किया था? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे तरीके बताए थे, आपको जानने की जरूरत नहीं, बस एक रोड मैप तैयार हुआ था। तो हमने क्या देखा था कि लास्ट में मैंने छोड़ा था आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एनसीईआरटी में इसको बेनिफिक्शन भी लिखता है, बेनिफिक्शन, या फिर इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं। चलिए, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया जब ओर मिला तो ओर को हमने क्या किया? क्रश किया, राइट। पल्वराइजेशन जिसको बोलते हैं। तो जब क्रश किया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, राइट। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा तो हम क्या करते हैं? इंप्योरिटीज को अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो जो हमारा क्रश्ड ओर है उससे इंप्योरिटीज को हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे द सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, द सेपरेशन ऑफ impurities from
द क्रस्ट और, या आप बोल दीजिए आप पाउडर्ड और या पल्वेराइज्ड और। राइट। अब इसमें क्या खास बात है कि इसमें मैंने बताया था कि दो तरीके से हम करते हैं कंसंट्रेशन का, और का कंसंट्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम देखें फिजिकल मेथड, दूसरा देखते हैं केमिकल मेथड। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल मेथड की। तो फिजिकल मेथड में हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी अलग हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। राइट, समझ में आ रहा है क्या? और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, वहां से हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंसंट्रेशन को तीन पार्ट में किया। ओर का कंसंट्रेशन कर रहे हैं। पहला क्या था अपना, बताओ? कल की क्लास में मैं बताया था आपको, लेविगेशन। ठीक है, इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, बताओ? मैग्नेटिक सेपरेशन। सही जा रहे हो, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज समझना आप, मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था फ्रोथ फ्लोएटेशन। फ्रोथ मतलब झाग होता है, झाग बनाते हैं, और फ्लोएटेशन तैरता रहता है, फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर का एक पहला मेथड जो पढ़ते हैं, जिसमें हम कंसंट्रेशन करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर लेविगेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला था, ये फिजिकल सेपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सेपरेशन करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, डेंसिटी देखते हैं। राइट, तो ये क्या है, पहला इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट जो बोलेंगे हम, ये क्या है, बेस्ड ऑन द ग्रेविटी। ठीक है, बेस्ड ऑन द ग्रेविटी पहला मेथड क्या है अपना, ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविगेशन मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर, डेंसिटी ऑफ द ओर और इम्प्योरिटी। अगर दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग? तो पहला जो पॉइंट था ये क्या बोला, बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटी। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ जो ओर होता है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द इम्प्योरिटी होती है। क्लियर हुआ क्या? बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ओर और इम्प्योरिटी। तो डेंसिटी ऑफ ओर ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी होती है। इसके अंदर हम दो अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं ग्रेविटेशन के। एक होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, वाटर डाला और सीधे बहा के ले गई सारी इम्प्योरिटी को, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। और दूसरा होता है वेलफेयर टेबल। ठीक है, एक टेबल होता है, थोड़ा सा स्लैंट होता है, उस पर हमने क्या किया, जो अपनी इम्प्योरिटी थी और उसका जो मिक्सचर जो भी अपना है क्रस्ट और उसको डाला, और वहां से ऊपर से एक स्लैंट लेयर से पानी गिराना शुरू किया। और बीच में कुछ चीजें होती हैं जिसको हम आप बोल सकते हो कि कई जैसे ब्रेकर्स होते हैं वैसे यूज करते हैं। तो अभी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आप पॉइंट नोट डालो। ठीक है, पॉइंट नोट करो और फिर अगला देखते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोलिक वॉशिंग की, हाइड्रोलिक मतलब वाटर, बोलो भाई। जैसे आपकी हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है डेली डेली, अगर नहाते हो तो, नहीं नहाते हो तो क्या ही बोले, ठीक है। तो समझना हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम करते क्या है कि हमने क्या किया, वाटर लिया, ठीक, मैंने बताया था आपको कि हम ग्रेविटी सेपरेशन में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ओर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां से हमने वाटर लिया, यहां से वाटर का सप्लाई करना शुरू करते हैं, वाटर का सप्लाई देना शुरू किया और यहाँ से हम वाटर निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वाटर अपना निकलना से चल शुरू होता है और क्या होता है, वाटर प्लस इम्प्योरिटी इसके साथ निकलना शुरू हो जाता है, क्लियर। और ये अपना क्या हो गया, कंसंट्रेटेड ओर। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे बैठा रहेगा, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, कंसंट्रेटेड ओर, राइट। और हमने क्या किया, अब यहां से हमने ओर का इनपुट कर दिया, ठीक है। यहां से कर सकते हैं या कई जगह पे आपको किताबों में दिखेगा कि हमने साइड से इनपुट डाला है, ये आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। यहां से हमने ओर डालना शुरू किया, कैसा ओर है, पल्वेराइज्ड ओर है, तो ये वाटर जाएगा, वाटर, और इसमें क्या था अपने पास, यहाँ से जो पल्वेराइज्ड ओर आया था वो मिक्स होगा वाटर के साथ, जिसकी डेंसिटी कंसंट्रेटेड ओर की डेंसिटी नीचे रह जाएगी, थोड़ी डेंसिटी इम्प्योरिटी की ज्यादा रहेगी, फिर वो इसके साथ वाटर के साथ बाहर निकल जाता है। इसको नोट डाउन करिए, अच्छे से बनाइए, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है विल्फले टेबल। विल्फले टेबल में क्या होता है, सेम प्रोसीजर होता है, कुछ अलग नहीं होता है, सेम प्रोसीजर होता है। हमने क्या किया, एक स्लैंट जगह पे वाटर डाला और यहां से हमने ओवर भी दिया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने और कैसा था, पल्वेराइज्ड, तो यहां से हमने पल्वेराइज्ड ओर डालना शुरू किया और ये यहां से वाटर जा रहा है यहां से। तो अब क्या होगा देखना जरा आप, मैंने क्या बोला था, डेंसिटी ऑफ ओर, डेंसिटी ऑफ ओर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी। और ये जो है बैरियर बीच बीच में लगे हुए हैं, राइट, बैरियर बीच बीच में लगे हुए हैं। जब यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ पे क्या था अपना पल्वेराइज्ड ओर आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो यहाँ रुक जाएगी, बोलो भाई, रुकेगी। तो ऐसे यहाँ पे भी डेंसिटी रुकेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो मटेरियल यहाँ रुकेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी रुकेगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और जो चीजें बाकी रह गई, जो बाकी रह गया वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर के साथ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या है, वाटर प्लस इम्प्योरिटी, राइट। और ये क्या है अपना, ये सारे के सारे क्या है, कंसंट्रेटेड ओर। क्लियर हुआ गया। तो आपको मैंने क्या बताया, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में जिसको लेविगेशन ही बोलते हैं, एक हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये भी वाटर से ही कर रहे, वैसे ये भी वाटर से कर रहे, बस अलग अलग मेथड अप्लाई करने का। तो इसको समझाने के लिए ऐसे समझ लो कि जो गांव में होती हैं लेडीज, वो क्या लेती है, एक बोल सकते हो आप बड़ा सा बोर्ड टाइप से रहता है,
ठीक है, सुपा भी बोलते हैं बहुत जगह पे। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जैसे उसमें अनाज रख लिया, गेहूं रख लिया या चावल रख लिया, और उसको धीरे धीरे वो ऐसे हिलाते रहते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जिसकी डेंसिटी कम है वो आगे आना शुरू होता है, धीरे धीरे जिसकी डेंसिटी कम है वो आगे आना शुरू होता है, और फाइनली हम उसको अलग कर लेते हैं, और बाकी चावल या गेहूं जो भी है उसको अलग कर लेते हैं। ये सेम मेथड वैसा ही है, ये फिजिकल मेथड है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इसको अच्छे से नोट बनाइए और लिखिए इसको। अच्छा, ये तो हो गया। तो इसमें कौन कौन से और ऐसे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से और है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये कार्बोनेट ओर्स, नेटिव ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनेट ओर्स, नेटिव ओर्स और ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। इसको नोट डाउन करिए। तो अगला देखते हैं हम क्या है, अगला है अपना मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ही आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि ये क्या होता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए ये भी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें मैंने आपको बोला इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक व्हील्स होते हैं, बताता हूं आपको। इसमें व्हील्स होती हैं जिसके ऊपर एक बेल्ट जो होता है, कन्वेयर बेल्ट, वो घूमता रहता है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहां से ओर्स डालना शुरू किया। ठीक है, यहां से क्या हुआ, हमने ओर डाला। अब ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पे क्या होगा, और आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, ये बेल्ट चलती रहेगी, ये बेल्ट चलती रहेगी, राइट। तो इस पे मैंने ओर डाला। तो अगर मान लो मैंने ये बोला कि ये जो होते हैं, कई जगह पे आपको मिलेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो व्हील होती है। और कई जगह पे आपको ये भी मिलेगा कि जो ये बेल्ट होती है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। बेल्ट भी कभी कभी मैग्नेटिक होता है, जनरली वैसे तो इसको लेदर या ब्रास का बनाते हैं बेल्ट को, बट कई जगह पे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब जरा सोचो, मैंने ओर को क्या बोला, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होगा, ओर और इम्प्योरिटी, एज यूजुअल ओर प्लस इम्प्योरिटी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या। अपने पास दो केसेस बन सकते हैं क्या, या तो ये मैग्नेटिक हो, ये मैग्नेटिक हो, और ये नॉन मैग्नेटिक हो। क्या और मैग्नेटिक हो और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो, राइट। ये केस फर्स्ट हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है कि ये नॉन मैग्नेटिक हो और ये क्या हो, ये मैग्नेटिक हो, राइट। तो ऐसा जब भी हमारा केस आएगा तो हम ये मेथड यूज करेंगे। क्या बोला था, मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। तो अगर मान लो मैंने ये कहा कि अभी अपने पास ऐसा केस है कि जिसमें और मैग्नेटिक हो और ये इम्प्योरिटी और नॉन मैग्नेटिक हो, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले वाले केस फर्स्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, क्रोमाइट और प्लस सिलिशियस इम्प्योरिटीज, क्रोमाइट और मैंने लिखाया था आपको और बोला था कि वापस से रिपीट होगा, याद करो। वापस थोड़ा पन्ना पलटो, पीछे जाओ और देखो इसको।
और ये बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, सिलिशियस इम्प्योरिटी बोलते हैं, जिसमें मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है सिलिका की। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, Fe है। Fe क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, राइट। तो पहला केस समझ में आया। और क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक, और इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। तो ये पहला केस है। अब जरा सोचो, मैंने यहाँ पे और गिराना शुरू किया, यहाँ पे और आना शुरू हुआ, और आना शुरू हुआ, तो ये बहुत सारे हो रहे हैं, और ये बेल्ट चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ पे आएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में दो अलग अलग वेसल्स रख लिए, राइट। यहाँ पे दो अलग अलग वेसल्स रख लिए, राइट। अब जब वेसल्स रखे तो मैंने ये बोला कि क्रोमाइट और जो है वो क्या है, मैग्नेटिक है। तो मैग्नेट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो क्या होता है, वो एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश करती है, राइट। तो अगर ये चिपकाने की कोशिश कर रहा है तो जो हमारा क्रोमाइट और रहेगा, आप बताओ इसमें ए में जाएगा या बी में जाएगा, सिंपली समझाओ। तो क्या बोला मैंने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इससे चिपके रहने की टेंडेंसी रहेगी, इसकी चिपके रहने की टेंडेंसी रहेगी। फिर फाइनली आएगा नीचे, तो यहाँ ग्रेविटी तो काम करेगी, राइट। तो ये इसके बजाय इसमें जाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोमाइट और आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना क्रोमाइट और, बोलो भाई बात समझ में आ रही है। और दूसरा जो होगा सिलिशियस इम्प्योरिटी, वो क्या होंगी, वो इधर आके गिरेंगी, बोलो भाई समझ में आया क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये इससे दूर जाके गिरेगा और ये इसके नजदीक जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा तो ये चिपका के रखने की कोशिश करेगा, तो ये इसमें आके गिरेगा अपना वेसल ए में। और ये वेसल ए में क्या होंगी अपने पास, सिलिशियस इम्प्योरिटीज, क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन करिए, और में दोनों रहेंगे ना। बेल्ट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा और बेल्ट अपनी मूव करते रहेगी, क्लियर हो गया। तो ये अपना केस फर्स्ट का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब केस सेकंड का एक एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, राइट। तो केस सेकंड का एक एग्जांपल देखते हैं, आप इसको बना दो। केस सेकंड का एग्जांपल है अपना क्रोमाइट, तो हो गया, राइट। अब क्या है केस 2, इसमें आपका एक आएगा कैसिटेराइट प्लस उल्फ्रामाइट, कैसिटेराइट प्लस उल्फ्रामाइट। उल्फ्राम टंगस्टन की इम्प्योरिटी है, राइट। तो इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं कभी कभी, कहीं पे पूछा जाता है। कैसिटेराइट तो आप रिपीट करो, पीछे जाओ, देखो क्या होता है कैसिटेराइट, भाई बताया था मैंने बताया था कि आपको आएगा, दोबारा से रिपीट होगा, राइट। उल्फ्रामाइट क्या होता है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले कि टंगस्टन का इम्प्योरिटी होता है WO4, राइट, याद करना है। और इसमें क्या होता है, केस सेकंड है, तो इसमें क्या था, और नॉन मैग्नेटिक, ये कैसिटेराइट और हो गया टीन का, और ये मैग्नेटिक। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोशिश करना आप समझने की। तो ये मैग्नेटिक होगा, तो उल्फ्रामाइट मतलब टंगस्टन तो आ ही गया, अभी हमें मैग्नेटिक चीजें चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे FeWO4
और ये MnWO4। ये ओवरऑल वुल्फ्रामाइड का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। FeWO4 और MnWO4 इन दोनों का प्रोपोर्शन होता है 67 और 33% का। ये वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको नाम याद रहना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसिटराइट में क्या है। कैसिटराइट कैसे टाइप का आपका और है, नॉन मैग्नेटिक, और ये इम्प्योरिटी कैसी है, मैग्नेटिक। तो अब आप बताओ वेसल ए और वेसल बी में यहाँ पे कौन सा जाएगा, और या इम्प्योरिटी? बताओ भाई, यहाँ कौन जाएगा, और या इम्प्योरिटी? सोचो, थोड़ा टाइम लो, बताओ। तो मैंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रोलर के आसपास ही रहेगा, नजदीक में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है? तो यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? इम्प्योरिटी है क्या, वुल्फ्रामाइड। क्लियर? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा अपना, और कौन सा है, कैसिटराइट। बोलो भैया, समझ में आया क्या बात? और ये क्या है अपना और। तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। एक मैग्नेटिक रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। और इम्प्योरिटी दो तरीके के केसेस बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये कई बार पूछा गया, ये याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक प्रोसेस का पूरा होता है क्या, कैसे होगा कि हमने और रखा, और जो था वो पल्वेराइज और यहाँ से हमने डाला प्रेस करके, एक मैग्नेटिक रोलर पे चल रही है चीजें। तो जो बेल्ट व्हील्स होते हैं, थोड़ा मैग्नेटिक रोलर लगा दिया। दो तरीके से हो सकता है, बेल्ट भी हो सकता है मैग्नेटिक और नहीं भी हो सकता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, राइट। कोई एक मैग्नेटिक होगा। तो अगर ये मैग्नेटिक है तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो मैग्नेट के पास ही गिरेगा। बोलो, अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये व्हील मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो रोलर पे आ रहा है, जो हमारे पास और है, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उस पे क्या होगा, जो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला और हो या इम्प्योरिटी हो, वो क्या होगा, वो मैग्नेट के पास गिरेगा और दूसरा वाला अलग होगा। तो ये फिजिकल सेपरेशन का एक मेथड है जिसमें हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इस तरह के भी और मिलते हैं, राइट डाउन। इसको लिखो आप लोग और नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला जो सेपरेशन मेथड था वो क्या था, लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। और दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा फिजिकल मेथड जो होता है वो होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो जैसा कि बाकी दोनों में हमने पढ़ा कि कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, तो यहाँ पे भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, सल्फाइड ओर्स हैव मोर वेटिबिलिटी, वेट होने की कैपेबिलिटी बोल सकते हैं आप, वेटिबिलिटी with oil than water। मतलब क्या हुआ कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो आसानी से चिपकते हैं किसके साथ, ऑयल के साथ, वाटर के साथ नहीं चिपकते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी है सल्फाइड ओर्स की, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और इसका यूज भी हम कर सकते हैं। तो ये यूज करते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, ठीक है। तो ऐसा क्या था, तो इसके पीछे की एक स्टोरी भी है जो कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि एक वॉशर वुमन थी और वो कपड़े जब धुल के बाहर निकालती थी कपड़े, तो जो इम्प्योरिटी उसमें रहती थी वो फिर वैसे ही रह जाती थी, ठीक। मतलब क्या हुआ कि भाई तो हम कपड़े धुल रहे हैं, उसमें डिटर्जेंट डाल रहे हैं, सारी चीजें डाल रहे हैं और सफाई कर रहे, फिर जब बाहर निकालते हैं तो इम्प्योरिटी ऐसी ही रह जाएगी, ठीक है। तो उस जो वॉशर वुमन थी उसका एक क्लाइंट था जो वहाँ कपड़े धुलवाते थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज देखा, ठीक है। तो ये जो देखा तो उन्होंने बोला भाई वो इम्प्योरिटी जो है सल्फाइड ओर्स की है। तो जब भी आप वाटर को, जब भाई आप कपड़े को धुलते हो तो जब बाहर निकालते हो वाटर से, तो जो सरफेस पे अपने पास क्या है, ऑयल तो रहेगा ही सरफेस पे, तो फिर से वो चिपक जाता है उसी में और वो इम्प्योरिटी सेम एज इट इज रह जाती है। तो ये स्टोरी है इसके पीछे की, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंड द पर्टिकुलर जो आपका इम्प्योरिटी है और उसकी वो क्या है वाई, और ये स्टोरी कैसे आपका रिलेट कर पाता है। तो इसमें क्वेश्चन एक दो बार बना हुआ है, ठीक, ऐसे आईआईटी में नहीं पूछेगा लेकिन ऐसा होता है। तो वॉशर वुमन का कॉन्सेप्ट है, स्टोरी आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये कहीं पे आ जाए तो वॉशर वुमन और सल्फाइड का एक रिलेशन है, राइट। तो ये मैंने लिखा। अब ऑयल जो होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, वो ऑयल हम यूज करते हैं पाइन ऑयल, ठीक है, या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, या फिर कैम्फर ऑयल, राइट। तो इनका काम क्या होता है, ये जाके अंदर झाग बनाते हैं, फ्रूट का मतलब झाग ही होता है। तो ये क्या करते हैं, ऑयल्स जो होते हैं ये झाग बनाने का काम करते हैं, मतलब ये होते हैं फ्रूथर्स, राइट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो पहले सबसे पहले आप फिगर बनाना शुरू करो, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके पीछे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये मतलब फेवरेट है, एक तरह से बोल सकते हैं आप, इससे क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, राइट। ये है फ्रोथ कलेक्टर, ठीक है, और यहां से इम्प्योरिटी को कलेक्ट करते हैं। इसको टेलिंग भी बोलते हैं, कई जगह पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, ऑयल, ऑयल होता क्या है, ऑयल होता क्या, हायर फैटी एसिड्स। तो ऑयल की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा कुछ होता है, बोलो भाई, होता है ना। ये क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट, और ये क्या होता है, पोलर पार्ट। तो अगर मैं इसको पानी में डालूं, ठीक है, अगर ये पानी में जाएगा तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा, ऑयल की डेंसिटी कम, बोलो भाई, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा उल्टे पंखे की तरह से, नीचे में इसका मुंडी और ऊपर में इसका पूंछ, समझ में आया। चल, अब जब हमने इसमें ओर डाला तो ओर क्या होगा, ओर तो नीचे रहेगा, ठीक है, ओर क्या होगा आपका, ओर हो गया नीचे, इधर आ गया ओर, और ये आपका क्या हो गया, ऑयल, राइट। और क्या हो रहा है कि ओर जो है वो सल्फाइड हो रहा है, सल्फाइड और क्या होता है, अपने भैया के पास जाना चाहेगा, भाई समझ में आ रहा है क्या,
क्या बोला था कि इसके साथ इसकी वेटिबिलिटी हाई होती है, पानी में नहीं रहना चाहेगा। क्लियर? अब जाए कैसे? तो हमने क्या किया, यहाँ पे मिलाया सोडियम इथाइल जैंथेट्स, सोडियम इथाइल जैंथेट्स। बोलो भाई सोडियम इथाइल जैंथेट्स। सबसे पहले तो समझ लो यार ये होता क्या है। अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बना आपका, क्लियर? नाइट्रोजन रिमूव कर जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें NaOH ऐड किया, तो ये Na क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। क्या मिल गया आपने को, ROC S नेगेटिव Na पॉजिटिव डबल बॉन्ड। तो ये होता है अपना सोडियम इथाइल जैंथेट्स। ये क्या होता है, सोडियम इथाइल जैंथेट्स, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो ये पानी में नीचे आ जाएगा। अगर हमने क्या किया, इसको ऐड किया, राइट, इसको क्या किया हमने, इसको हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है भैया, ये नीचे आ गया। चलो आ गया सोडियम इथाइल जैंथेट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे शो कर दिया। मान लो ये क्या है, सोडियम इथाइल जैंथेट्स। ये क्या है, सल्फाइडोज। ये क्या है, पाइन ऑयल। बोलो भाई बात समझ में आई? ठीक है। अब जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, यहां से क्या किया, कंप्रेस्ड एयर भेजा, ठीक है। और ये जो बाहर से हमने कंप्रेस्ड एयर भेजा, ठीक है। और क्या है, ये जो है पैडल, इससे हमने क्या किया, एजिटेशन किया अंदर में, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर हमने इसमें इनपुट डाला और ये पैडल से क्या किया, ये एजिटेशन किया, पूरे पानी को हिलाया। तो अब एयर के बबल्स बनेंगे अंदर। बबल्स हमने क्या किया, एयर भेजा इधर से, तो वो बबल्स ऊपर आने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या किया, कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर डाला, ठीक है। तो ये एयर अंदर जाएगा और क्या करेगा, जब हमने एजिटेशन किया तो वो जो नीचे बबल था एयर का बबल था, वो ऊपर आने की कोशिश किया। तो एयर का बबल जब ऊपर आता है तो वो क्या करता है, सोडियम इथाइल जैंथेट्स के साथ आता है, इसको ऐड कर लेता है अपने साथ। तो ये क्या हो गया, एयर बबल प्लस सोडियम इथाइल जैंथेट्स। अब ये ऊपर आना शुरू होगा, तो ये बगल में बैठा हुआ है सल्फाइडोज, ये बेचारा परेशान, रोना शुरू। क्यों रोना शुरू, वेटेबिलिटी इसके साथ ज्यादा है, यहाँ है परेशान है। तो कहेगा भैया भैया मुझे भी ले चलो, अपने बड़े भाई से मिलना है। समझ में आया? तो ये जो है ये बहुत ज्यादा दयालु है। ये बोला ठीक है, एक काम कर, हाथ पकड़ और चल ऊपर चलते हैं। बॉन्ड नहीं बना रहा है, बस क्या कर रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये एयर बबल और सोडियम इथाइल जैंथेट्स के साथ क्या हो गया, सल्फाइडोज ऐड हो गए। किसके थ्रू, एड्सॉर्प्शन के थ्रू। अच्छा, एड्सॉर्प्शन के थ्रू ये ऊपर आया और ये ऊपर बबल जाने लगा। जैसे ऊपर बबल पहुंचा, बबल क्या होगा, फटेगा। बबल फटा तो ये ऊपर जो ऑयल था, ऑयल क्या था, इसके साथ वेटेबिलिटी अच्छी थी, तो ये सल्फाइड तुरंत इसको चिपका लेगा। समझ में आया? ये अगर इसको चिपकाया तो ये तो सल्फाइड यहाँ चिपक गए। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? ये सल्फाइड क्या हो गए, यहाँ चिपक गए।
हमारा पर्पस भी तो यही था, किसी तरह उसको ऊपर ले जाना। ये चिपक गया, और बबल फटा तो ये क्या था, डेंसिटी ज्यादा थी सोडियम मिथाइल जेनथेट्स की, ये फिर नीचे आ गया। फिर हमने क्या किया, एयर भेजा और फिर से क्या किया, एजिटेशन कराया। तो फिर एजिटेशन अगर फिर ये ऊपर जाएगा और ये क्या करेगा, अपने आसपास जितने सल्फाइड ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स को इनको चिपका लेगा अपनी तरफ, बुला लेगा, किसके थ्रू, एडजॉर्प्शन के थ्रू। बोलो भाई। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सोडियम मिथाइल जेनथेट कर क्या रहा है, तो क्या कर रहा है, अपने आसपास जो हमारे पास सल्फाइड ओर्स है उनको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और ऊपर लेकर जा रहा है, कलेक्ट कर रहा है ऊपर लेके जा रहा है। तो हम बोलते हैं सोडियम मिथाइल जेनथेट्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं कलेक्टर। ये वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और लोग भूल जाते हैं, कलेक्टर कौन सा है, प्रोथल कौन सा है। अब समझो कि जब ये बबल ऊपर की तरफ जा रहा है और रास्ते में ही फट गया तो गड़बड़ है ना, तो बबल को स्टेबल करना पड़ेगा हमें ताकि ये ना फटे। तो हमने क्या किया, बबल को स्टेबल करने के लिए हमने एनिलीन या क्रिसोल यूज किया। बोलो भाई बात समझ में आई। तो एनिलीन या क्रिसोल को बोल दिया हमने फ्रोथ स्टेबलाइजर। बात समझ में आई क्या, ये पूरी कहानी समझ में आई। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इथाइल जेनथेट्स को एयर के साथ कनेक्ट हुआ और ये सल्फाइड को एडजॉर्प्शन के थ्रू अपने आसपास ले गया, ऊपर लिया, फाइन वॉल में चिपक गया सल्फाइड और फिर हमने क्या किया, इसको कलेक्ट कर लिया। नीचे क्या बच गया, इम्प्योरिटी। समझ में आया, जो सल्फाइड के साथ बाकी इम्प्योरिटी भी तो थी यहाँ पे, ओर के साथ, ओर में क्या इम्प्योरिटी भी तो रहेगा। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन किया, समझ में आया क्या। अब देखना जरा एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में मैंने क्या बोला आपको कि अगर मेरे पास सल्फाइड ओर है, अगर एक रहता है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो दो है, गड़बड़ है। नाम बताओ भैया, पब जी, याद आ रहा है क्या, बोलो। यहाँ तो दो है तो हमें कोई एक ही चाहिए सल्फाइड, तो दूसरे क्या करना पड़ेगा, डिप्रेस करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा वाटर के साथ, तो उसके में क्या होगा, एक को डिप्रेस करना पड़ेगा तभी तो दूसरा आगे निकल पाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिप्रेसेंट ऐड किया और डिप्रेसेंट यहाँ पे हम जो ऐड करते हैं वो है NaCN साइनाइड। या फिर ये, अब ये करता क्या है, तो ये डिप्रेस करेगा, कैसे करेगा, तो आप देखना जरा। PBS के साथ मैंने साइनाइड का रिएक्शन कराया, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, नो रिएक्शन। अच्छा, ऐसा, अच्छा। और ZNS के साथ रिएक्शन कराया, तो ये इसने रिएक्शन कर लिया। अब ये रिएक्शन करेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ गया आपका Na2CN, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना के नीचे रह जाएगा और आसानी से हम इसको क्या करेंगे, ऊपर निकालेंगे। तो ये डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये पूछा जाता है क्यों हम यूज करते हैं NaCN या KCN क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करिए। बात समझ में आई क्या। अब आगे देखना जरा। अब मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ZNS की जो फ्लोटिंग कैपेबिलिटी है वो कम है, ZNS की फ्लोटिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम है और इसको हमें ले जाना है ऊपर तक, ठीक है। तो एक तरीका तो है, हमने क्या किया, करेक्टर ऐड किया। इसके साथ साथ कभी कभी हम एक्टिवेटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्टिवेटर ऐड किया इसमें। ये एक्टिवेटर क्या करता है, इसके ऊपर एक कोटिंग बना देता है, ये कोटिंग किसकी होगी, इसके सल्फाइड की।
और ये अच्छा होता है फ्लोटिंग में। तो ये अच्छा होगा तो ये ऊपर जाएगा भाई, तो आसानी से हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट कई बार क्या होता है, हमने क्या किया, इसको एज अ एक्टिवेटर यूज किया। राइट। अब आइए एक बार समराइज करते हैं कि हमारा जो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको समराइज करते हैं, एक बार नोट डाउन करते हैं पूरी की पूरी बात। पहली बात क्या होता है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज यूज्ड। एक और पॉइंट लिख ही लो, वॉशरमैन स्टोरी, वॉशर वुमन स्टोरी पूछ सकता है। तीसरा, वेटिबिलिटी ऑफ सल्फाइड ओर्स इज हाई इन वाटर sorry oil than water। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है क्या? अगला लिखो। तो हमने क्या किया, फ्रोथर किसको लिया, किससे फ्रोथ बनाया, बोलो भाई, फ्रोथर किसको लिया? तो हमने पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या कैम्फर ऑयल लिया। क्लियर? फ्रूट स्टेबलाइजर किसको लिया, बोलो भाई। अरे फ्रूट को स्टेबलाइजर जब हम ले जा रहे थे सोडियम मिथाइल जेनेट को ऊपर ले जा रहे थे तो बीच में फूटे ना, इसके लिए क्या मिलाया था हमने, फ्रूट स्टेबलाइज करने के लिए एनिलीन या क्रिसोल, बोलो भाई। कलेक्टर कौन था, सोडियम मिथाइल जेनेट। ठीक है, बात समझ में आई क्या? इसको नोट डाउन करो, ये पूरा का पूरा क्या है आपका समरी है, बोल सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक जो फिजिकल मेथड हमने यूज किया, कौन कौन सा यूज किया, साथ साथ बोलो भाई। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा क्या था मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा क्या था फ्रोथ फ्लोटेशन। अब हम यूज करने वाले हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पहला जो यूज करने वाले हैं, और इसमें एक ही यूज भी करने वाले हैं वैसे, लीचिंग। तो ये केमिकल मेथड है, ये फिजिकल मेथड नहीं है, जिससे फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है, ये मेथड तब यूज करते हैं जब और हमारे किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, कोई पर्टिकुलर हम सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो और क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर हमारे सॉल्यूशन में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए। क्लियर, समझ में आया? तो क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन ore is soluble in any solution। भाई लीचिंग की फील है क्या? आगे देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि और क्या है, सोल्यूबल है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अगर मैं मान लो बोलता हूं कि बॉक्साइड जो है, क्लियर, बॉक्साइड की हमें लीचिंग करानी है, तो ये प्रोसेस पक्का होता है। तो हमने क्या किया, बॉक्साइड में जो इम्प्योरिटी रहती है जनरली या तो Fe2O3 की हो सकती है, या सिलिका की हो सकती है, या रूटाइल की हो सकती है। याद आ रहा है क्या, ये रूटाइल अलग अलग जगह पे मिलता है। जैसे मैं बात करूं Fe2O3 की इम्प्योरिटी, तो Fe2O3 रेडिश कलर, Fe+3 रेड, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश बोल सकते हो। तो Fe2O3, तो ये जब हम बात करेंगे, अगर इंडिया की ज्योग्राफी की बात करूं, तो अगर हमने बोला कि ये
भिलाई वाले एरिया से मिलेगा, छत्तीसगढ़ वाले एरिया से मिलेगा जहाँ की मिट्टी लाल है, तो यहाँ Fe2O3 की इम्प्योरिटी ज्यादा रहेगी। अगर सिलिका राजस्थान में अगर ये मिलेगा तो वहाँ की मिट्टी नहीं होती है, यहाँ सिलिका वाली इम्प्योरिटी रहती है। तो अलग अलग जगह से मिलता है, तो अलग अलग मेट्रोलॉजी भी करते हैं। अभी मैं फिलहाल छोटे से एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये हमें मिल गया इम्प्योरिटी। अब हमने क्या किया, ये तो और हो गया। अब हमने क्या किया, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स लिया, सोल्यूबल सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन लिया NaOH 40%, ठीक है, 40% NaOH सॉल्यूशन लिया। तो ये क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स जो होता है सोल्यूबल हो जाता है। और सोल्यूबल क्या होता है, देखना जरा, ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोला मैंने, ये क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अच्छा भाई, ये रिएक्शन हो कैसे गया, आप खुद से सोचो। ये क्या है, इम्प्योरिटी तो ये भी थी, Fe2O3 की भी थी, लेकिन क्या है, ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो ये क्या करेगा, ये बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब ये मिल गया, अब क्या करें भाई, इसके आगे क्या करें। तो ये तो हमारे पास बेस हो गया, अब हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसमें डाला हमने CO2 पास किया, ठीक है। तो हमने जब इसमें CO क्या किया था, हमने यहाँ पे बॉक्साइड का रिएक्शन कराया था NaOH के साथ। तो हमें क्या मिला था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा बेसिक इन नेचर होगा, बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या। क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ, जबकि इसमें इम्प्योरिटी क्या थी, इम्प्योरिटी थी Fe2O3 की। अभी मान लो इसकी बात करते हैं, लो ग्रेड बॉक्साइड की बात कर लेते हैं। तो Fe2O3 भी तो रिएक्ट कर सकता था, लेकिन ध्यान से समझो आप, अगर इन दोनों में रिएक्शन करना हो, ये तो बेस है ना, ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक रिएक्ट कर जाएगा। तो ये मिला आपने सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो एम्फोटेरिक और बेस अभी भी ये बेसिक इन नेचर है, तो हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो हमने क्या किया कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में हमने क्या किया, CO2 पास कराया। बात समझ में आई क्या, CO2 हमें क्या करेगा, AlOH का होल थ्राइस देगा प्लस सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, बोलो भाई बात समझ में आ रहा है क्या। अब क्या करेंगे, इस AlOH का होल थ्राइस को हिट कर देंगे, हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है, बाकी वाटर निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या भाई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू कैसे हुआ था कि हमारे पास बॉक्साइड था, बॉक्साइड में हमने क्या किया, NaOH डाला, तो बॉक्साइड जो था वो NaOH में क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लीचिंग, इसको नोट डाउन करिए आप। तो हमने अभी तक क्या किया, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम देखा। अब देखते हैं हम बॉक्साइड, सॉरी, अब हम देखते हैं लीचिंग ऑफ गोल्ड, लीचिंग ऑफ गोल्ड, इसको हम बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस या मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस तो साइनाइड यूज करेंगे, क्लियर। तो अब देखना क्या होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या मिल गया, 4Au
प्लस O2 प्लस 2H2O 4Au प्लस 4OH नेगेटिव। क्लियर? अब यहां तक समझ में आया? अब देखना अब क्या होगा, जो हमारा Au मिला ये बनाता है, ये रिएक्ट कर जाएगा आपका साइनाइड के साथ। समझ में आया क्या? ये स्लरी बना लेता है, स्लरी ब्लैक कलर का, Au पॉजिटिव ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीचिंग। यहाँ पे भी क्या हुआ, अपना Au साइनाइड में क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया। क्लियर? समझ में आया? अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार पूछा गया, मतलब रिपीटेटिव। ठीक, ये रिएक्शन खास करके, ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है। ऐसा क्या है, याद कैसे करें, तो मैं बताता हूँ। पहली बात, याद करने का तरीका ध्यान देना। पहली बात, Au जो रहेगा वो +1 पे होना चाहिए। क्लियर? और दूसरी बात, जो साइनाइड होता है वो इसका जस्ट डबल होता है। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, साइनाइड जो होगा इसका डबल होगा। याद हो गया क्या? ठीक है, सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं हम सिल्वर के लिए भी। सेम प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस हम सिल्वर के लिए भी यूज करते हैं। गोल्ड और सिल्वर लगभग एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, लगभग प्रॉपर्टी भी सबकी सेम ही रहती है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लीचिंग ऑफ गोल्ड की, ठीक है, लीचिंग ऑफ सिल्वर की, तो ये भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। तो सिल्वर अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो NaCN, तो आपका हो जाएगा ये सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो साइनाइड हमने यहाँ ले लिया 4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये Na पॉजिटिव हो जाएगा वैसे। ठीक है, 2 टाइम्स ले लो, तो यहाँ पे हो गया। क्लियर है क्या? और यहाँ पे मैंने मान लो Ag लिया, तो Ag का Ag2S ले लेते हैं, यहाँ इम्प्योरिटी ले लिया, Ag2S प्लस इम्प्योरिटी, तो ये सल्फाइड अपना बच गया। ये सल्फाइड क्या होगा, यहाँ पे 2 Na मिला हमारा, 2 Ag मिल गया, 4 Cn मिल गया, क्या बचा अपने पास, 2 Na बचा, तो Na2S हो जाएगा। क्लियर है क्या? वैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये H2 नेगेटिव जो रहता है, इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए आगे हम क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन डालते हैं। क्लियर? तो जब ऑक्सीजन हमने डाला तो ये क्या हो गया, ये कोलाइडल सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया क्या? ये बात समझ में आई? जनरली जो रहता है ना, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस जो रहता है इक्विलिब्रियम पे रहता है, दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पूरा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन पास कराना शुरू किया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कोलाइडल सल्फर में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 Na बचा हुआ था, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे मैंने ये रिएक्शन पूरा लिखा हुआ है। ठीक, तो ये है लीचिंग ऑफ सिल्वर। तो हमने अभी तक आज क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता क्या है ये समझना आप, क्या होता है, इंप्योरिटी को हमें अलग करना है। किस तरीके से करना है, 2 तरीका बताया, फिजिकल और केमिकल तरीके। तो फिजिकल में क्या बताया, 3 तरीके। पहला क्या था, ग्रेविटी सेपरेशन या लेविएशन, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा क्या होता है, फ्लोथ फ्लोएटेशन। फ्लोथ फ्लोएटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। फिर उसके बाद मैंने लीचिंग बताई। लीचिंग में मैंने पहला क्या बताया आपको कि कैसे हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसको बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर प्रोसेस जो लीचिंग ऑफ गोल्ड में बताया। सेम यहाँ पे भी देखो मैंने क्या बोला था, याद करने का तरीका है, बहुत लड़के भूल जाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो याद करने एग्जाम में पूछेगा तो कैसे देखोगे, तो Ag जो रहेगा वो +1 में रहेगा, बोलो भाई, और जो साइनाइड रहेगा उसका जस्ट डबल रहेगा। ये क्लियर रहेगा, साइनाइड जो रहेगा Ag का जस्ट डबल रहेगा, ये क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे Ag2S है, 2 Ag है, साइनाइड उसका डबल हो गया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा।